राधे राधे दोस्तों। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि रीट की जो शिक्षण विधियां हैं वो कितने प्रकार की है और किस शिक्षण में किस प्रकार की विधियों को हम पढ़ेंगे। अब उसी क्रम में आज हम हिंदी की शिक्षण विधियों में सबसे पहले पढ़ते हैं भाषाई कौशल। भाषाई कौशलों की संख्या 4 होती है और सभी कौशलों का विकास द्वार श्रवण कौशल को माना जाता है। अब इस श्रवण कौशल को सभी कौशलों का विकास द्वार क्यों माना जाता है, यह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर सुनेगा नहीं तो वह बोल भी नहीं पाएगा, और जो व्यक्ति नहीं सुनेगा वो बोलेगा नहीं तो फिर वह वाचन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए जो कौशलों में श्रवण, वाचन और पठन, ये तीनों कौशल इस श्रवण कौशल के बिना अधूरे हैं। अगर व्यक्ति श्रवण नहीं करेगा तो वह वाचन भी नहीं करेगा और वह पठन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी कौशलों का विकास द्वार श्रवण कौशल को कहा गया है। क्रिया के अनुसार कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इससे संबंधित कौशल जो क्रिया हम करते हैं, सुनते हैं तो सुनने से संबंधित कौशल है श्रवण कौशल, बोलते हैं तो बोलने से संबंधित कौशल है वाचन कौशल, अगर हम पढ़ते हैं तो उससे संबंधित कौशल है पठन कौशल, और अगर हम लिखते हैं तो उससे संबंधित कौशल है लेखन कौशल। अब श्रवण, वाचन, पठन और लेखन कौशल, इन कौशलों से किन किन चीजों का विकास होगा वो हम देखेंगे। तो अगर हम श्रवण कौशल की बात करें तो इसमें जो विकास होगा वो होगा आदर्श वाचन का। अगर हम वाचन कौशल की बात करें तो इससे अनुकरण वाचन का, और पठन कौशल से मौन वाचन और लेखन से गृह कार्य का विकास होगा। अब हम आगे देखते हैं भाषाई कौशलों का क्रम। भाषाई कौशलों का सामान्य क्रम रहेगा LSRW: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए मॉन्टेसरी, उन्होंने एक अलग क्रम दिया। उन्होंने दिया LSWR, मतलब पढ़ने से पहले लेखन। यह क्रम मॉन्टेसरी वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। सभी वैज्ञानिक अपने अपने प्रयोग करते हैं। इन्होंने अनुभव किया होगा या इन्होंने देखा होगा कुछ बालक जो है वो लेखन पहले कर रहे हैं पढ़ने से पहले, तो इन्होंने जो भाषाई कौशलों का क्रम है वह LSWR दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे अगर आएगा तो या तो वो पूछेगा भाषाई कौशलों का क्रम क्या होता है, तो आपको सामान्य वाला उत्तर देना है। लेकिन अगर आपके प्रश्न में दिया गया है कि मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम क्या होता है, तब आपको LSWR उत्तर देना है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, सबसे कठिन कौशल जो है वो है लेखन कौशल। मॉन्टेसरी के अनुसार कठिन कौशल है पठन कौशल। क्योंकि मॉन्टेसरी के अनुसार जो रीडिंग है वो सबसे लास्ट में आती है, इसलिए यह उसके अनुसार सबसे कठिन कौशल है। बालक में जो सभी कौशलों का पूर्ण विकास है वो 5वीं कक्षा तक हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियाशीलता के आधार पर कौशलों के प्रकार। अब क्रियाशीलता के आधार पर कौशल कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। क्योंकि सामान्य रूप से जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रियाएं होती हैं। इनमें से सुनना और पढ़ना ये दोनों क्रियाएं हैं। इनसे जो कौशल बनता है वो है निष्क्रिय कौशल। क्योंकि सुनना और पढ़ना, अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप हिलडुल नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं और किसी शिक्षक की बात आप सुन रहे हैं, तो आप उस टाइम पर अगर कोई आपको दूसरा व्यक्ति देखेगा तो आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय लगेंगे। क्योंकि जब आप सुनेंगे तब ना तो आप कोई क्रिया करेंगे, ना ही आप अपना हाव भाव कुछ भी दिखाएंगे, ऐसी कोई क्रिया आपके द्वारा नहीं की जाएगी। और जब आप पढ़ रहे हैं, यदि आप पढ़ने में भी अगर आप मौन वाचन कर रहे हैं, जिसमें आप चुपचाप पढ़ रहे हैं,
अपने मुंह को बिना हिलाए हुए, तो भी वह निष्क्रिय कौशल में माना जाएगा। एक तरह से सुनना और पढ़ना दोनों ही निष्क्रिय कौशल है। इसमें जो अर्थ ग्रहणात्मक कौशल है यह भाव ग्रहणात्मक है, और इसमें जो व्यक्ति रहता है वो ग्राहक की तरह कार्य करता है। अब हम देखते हैं बोलना और लिखना, ये दोनों सक्रिय कौशल माने जाएंगे। जैसे कि मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो यह एक सक्रिय कौशल है, और लिखना जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं तो यह भी एक सक्रिय कौशल है। इस कौशल में अभिव्यक्तात्मक, भाव प्रकाशन और उत्पादक कौशल, यह तीनों इस कौशल की विशेषता है। मतलब सक्रिय कौशल में जो व्यक्ति रहेगा वो अभिव्यक्तात्मक रहेगा, भावों का प्रकाशन करेगा, और ये एक तरह से उत्पादक कौशल है। भाव का प्रकाशन से मतलब कि जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं तो इसमें मैं अपने हाथों को भी चला रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, या कोई ऐसी बात आती है जिसमें मैं थोड़ा सा जोर से बोलता हूं तो वो एक तरह से उस भाव को प्रदर्शित करेगा, या वो भाव प्रदर्शन हो जाएगा। अब उत्पादक कौशल कैसे है, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप उसको सुन रहे हो, तो ये जो मेरी आवाज है एक तरह से ये क्या हो गई, उत्पादक हो गई। तो ये कब हुआ, जब मैं बोला, तब मेरी आवाज उस उत्पादक के रूप में आपके पास पहुंची, तो ये क्या हो गया, उत्पादक कौशल। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। कौशलों में सबसे पहला कौशल जो है श्रवण कौशल। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। श्रवण कौशल का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है सुनना, और श्रवण कौशल का अर्थ मतलब, श्रवण का मतलब एक तरह से सुनना नहीं, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जब कोई व्यक्ति आपकी बात सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करेगा तभी वह श्रवण कौशल पूर्ण रूप से माना जाएगा। जैसे कि मैं अभी आपके सामने श्रवण कौशल पढ़ा रहा हूं, और मैं अगर आपको श्रवण कौशल के बारे में समझा रहा हूं और आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तो एक तरह से बस आप मेरी बात क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, सुनकर अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हो। तो श्रवण कौशल का जो पूर्ण अर्थ है वो यह है कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना, और सामान्य अर्थ है सुनना। ठीक है, अब श्रवण कौशल को वाचन कौशल का क्या माना जाता है, विकास द्वार माना जाता है। यह बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि श्रवण कौशल को वाचन कौशल का विकास द्वार क्यों माना जाएगा, क्योंकि आदमी अगर सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा कैसे। आपने बहुत से मूक बधिर लोगों को देखा होगा, बच्चों को भी देखा होगा, सामान्य रूप से जो बालक बोलता नहीं है वह सुनता भी नहीं है। इसका विपरीत यह है कि अगर वह सुनेगा नहीं तो बोलेगा भी नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर बालक सुनेगा नहीं तो वह बोल भी नहीं पाएगा। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सुनता है लेकिन बोल नहीं पाता। वह अगर किसी के जीवन में ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसकी वजह से वह सुन नहीं पा रहा है और वह बोल रहा है, घटना का मतलब यहाँ अभिप्राय यह है कि मान लो किसी को, बच्चे को बोलना आ गया और वो 5-6 साल का हुआ, उसके बाद उसके साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई जिसके कारण वह अब सुन नहीं पा रहा है लेकिन वह बोल रहा है। तो आप वहां पर यह ना सोचें कि यह जन्म से ही बहरा है। अगर वह जन्म से ही बहरा है तब वह वाचन कौशल में प्रवीण नहीं हो सकता। कुल मिला के बात यह है कि वह बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर बहरा व्यक्ति अगर सुनेगा ही नहीं तो वह बोलना कैसे सीखेगा। अब यह कौशल आदर्श वाचन क्रिया से संपन्न होता है और इस कौशल से भाषा का परिचय होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रवण कौशल के बाद वाचन कौशल। वाचन कौशल का सामान्य अर्थ है बोलना या विचारों को अभिव्यक्त करना, लेकिन वाचन कौशल का भी अर्थ हम एक पूर्ण रूप से निकाले तो शुद्धता, स्पष्टता के साथ विचारों को अभिव्यक्त करना। वाचन का अर्थ मात्र बोलना नहीं होता, जो वाचन हो वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपके सामने कोई बात शुद्ध रूप से नहीं पहुंचाऊंगा या शुद्ध रूप से बोलकर नहीं बताऊंगा आपको, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे
अगर मैं किसी शब्द को अशुद्ध उच्चारण करता हूं, जैसे मैं मतलब को मतबल कर देता हूं, यहां पर आप देखिए ध्वनि विपर्य, अगर मैं मतलब को मतबल बोल देता हूं तो वहां अर्थ आप समझ नहीं पाएंगे, आप सोचेंगे सर ने कौन सा शब्द बोल दिया। तो जो ध्वनि में अगर मैं वाचन कौशल करूं तो वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। यह कौशल अनुकरण वाचन से संपन्न होता है। अभी देखिए मैंने अनुकरण को अनुकूरण बोल दिया, आपके दिमाग में वही हाथों हाथ ये बात आ गई होगी कि सर ने अनुकरण को अनुकूरण बोल दिया। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि जो वाक्य या शब्द आप बोल रहे हो वो शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए और उसके साथ विचारों को भी अभिव्यक्त करना चाहिए, वही वाचन कौशल सार्थक है। तो यह कौशल अनुकरण वाचन से संपन्न होता है। इसके दो साधन हैं, अनुकरण और अभ्यास। अब हम वाचन कौशल में अशुद्ध उच्चारण के कारण समझते हैं। अशुद्ध उच्चारण के 3 कारण बताए गए हैं। एक है ध्वनि विपर्य, एक ध्वनि प्रयत्न या शीघ्र प्रयत्न, और एक है प्रयत्न लाघव। पहला जो है, इसमें आप देखिए ध्वनि विपर्य में आप मतबल का या मतलब का मतबल पढ़ रहे हैं, मतलब मैं पढ़ना मतलब चाह रहा हूं और मेरे मुंह से मतबल निकल गया। या फिर आप कभी कभी जल्दबाजी में मतलब को मतबल बोल देते हैं। एक शीघ्र प्रयत्न, यह भी जल्दबाजी के कारण होता है, स्टेशन को बहुत से टेशन कह देते हैं। एक है प्रयत्न लागो, हम भाव को बाव बोल देते हैं, भ को ब बोल के भाव को बाव कह देते हैं। तो यह तीनों जो है अशुद्ध उच्चारण के कारण है। नेक्स्ट हम देखते हैं पठन कौशल। अब आप समझिए पठन कौशल का अर्थ किसी लिखित विषय वस्तु को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना। पठन कौशल तभी सार्थक है जब आप लिखी हुई विषय वस्तु को पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं। पढ़ने मात्र से पठन कौशल पूर्ण नहीं होता, इसकी पूर्णता तभी है जब लिखी हुई विषय वस्तु को आपने पढ़ा और उसका अर्थ ग्रहण किया। भाषा में ज्ञान प्राप्ति का आधार है, जो भाषा में ज्ञान प्राप्ति का आधार है वो क्या है? पठन कौशल। किसी भी भाषा को अगर हम पढ़ेंगे तभी उसको सीख पाएंगे। देखने से अगर भाषाएं सीखी जाती तो आज हम सारी विदेशी भाषाओं की किताबें लाते, उनको देखते और देखते ही हम सीख जाते। देखने से नहीं सीख सकते, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो भाषा में ज्ञान प्राप्ति का जो आधार है वह पठन कौशल है। छात्र की स्मरण शक्ति, अधिगम शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होता है। जो पठन कौशल है इससे छात्र की स्मरण, अधिगम और कल्पना शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। अब हम बात करते हैं पठन कौशल के सोपान। पठन कौशल के 3 सोपान दिए गए हैं, प्रत्यक्षीकरण, प्रयोग और अर्थ ग्रहण। अब आगे बात करते हैं पठन के स्तर। जो पठन है इसके 5 स्तर बताए गए हैं। पहला है चित्र पठन, दूसरा शब्द, तीसरा शाब्दिक पठन, चौथा चिंतनात्मक और 5वां है सृजनात्मक पठन। पहले जो 3 पठन है वह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है और जो चौथा और 5वां पठन है चिंतनात्मक पठन और सृजनात्मक पठन, ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। पठन का जो प्रथम स्तर है वह है चित्र पठन। तो कभी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि पठन के कितने स्तर है, तो आप वहां उत्तर दोगे 5 स्तर है। या फिर प्रश्न आया पठन का प्रथम स्तर क्या है, तो आप कहोगे चित्र पठन। अब पठन या वाचन के प्रकार। अब यहाँ पठन और वाचन, यहाँ पर बहुत से कंफ्यूज होंगे कि सर वाचन अलग है पठन अलग है, तो फिर इनके प्रकार में आप यहाँ पठन या वाचन कैसे लिख रहे हैं? देखिए, एक वाचन का मतलब होता है कि मैं आपके सामने सीधा भी बिना पढ़े हुए बोलूं, तो यह वाचन है। अब मैं पढ़कर बोलूं तो उसमें 2 क्रियाएं हो रही है, एक मैं पढ़ रहा हूं और एक बोल रहा हूं, तो पठन और वाचन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो इसे पठन या वाचन के प्रकार भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए पठन और वाचन के 2 प्रकार है, एक है सस्वर वाचन और एक है मौन वाचन। अब देखिए आप सस्वर वाचन के भी 2 भाग है, पहला है आदर्श वाचन, एक है अनुकरण वाचन। अब आदर्श वाचन है जो वह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। यह बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट है
कि वाचन या पठन के कितने प्रकार है? दो। पहला सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। सस्वर वाचन में एक आदर्श वाचन आता है, दूसरा अनुकरण वाचन आता है। जो आदर्श वाचन है वो शिक्षक द्वारा किया जाता है। अब आप यहां से समझिए, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन जो किया जाता है वो गद्य और पद्य का किया जाएगा। जैसे मान लो कोई शिक्षक आपके सामने कोई बुक पढ़ रहा है। अब अगर वो बुक पढ़ रहा है तो जब वह उस बुक को पढ़ेगा तब वह पठन भी करेगा, और वो पढ़ के और आपको सुना रहा है जोर जोर से, तो वो वाचन भी कर रहा है। इसलिए यहाँ पठन और वाचन दोनों आ चुके हैं, इसलिए इसे पठन या वाचन के प्रकारों में बांटा गया है। तो पहला प्रकार सस्वर वाचन, दूसरा मौन वाचन। सस्वर वाचन में आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाएगा, अनुकरण वाचन छात्र द्वारा किया जाएगा। आदर्श वाचन गद्य और पद्य का, अनुकरण वाचन व्यक्तिगत और सामूहिक दो तरीके से होगा। व्यक्तिगत छात्र द्वारा किया भी जा सकता है, जैसे क्लास में आपने किसी स्टूडेंट या किसी छात्र को खड़ा करके बोला कि आप पाठ पढ़िए, तो वह व्यक्तिगत वाचन होगा। अब सामूहिक या समवेत वाचन, यह केवल पद्य शिक्षण में सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा किया जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट बात है, ये पद्य शिक्षण में ही होगा। सामूहिक या समवेत वाचन जो होगा वो केवल पद्य शिक्षण में होगा, और यह किसके द्वारा किया जाएगा? छात्रों द्वारा। ठीक है, अब हम देखते हैं मौन वाचन। इस मौन वाचन की भी यह एक इंपॉर्टेंट बात है कि यह केवल गद्य शिक्षण में किया जाएगा। मौन वाचन दो तरह का होगा, द्रुत या तीव्र वाचन, और इधर गहन या गंभीर वाचन। अब देखते हैं हम आगे सस्वर वाचन में। अब वाचन की कुशलता के आधार पर पठन या वाचन, वाचन की किसके आधार पर? कुशलता के आधार पर दो प्रकार का होता है, एक आदर्श वाचन और एक अनुकरण वाचन। अब वाचन की संख्या के आधार पर पठन या वाचन, वाचन की संख्या या हम यूं कहें कि वाचन कितने व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है, उसके आधार पर पठन या वाचन दो प्रकार का होगा। एक होगा व्यक्तिगत वाचन और एक होगा सामूहिक वाचन। अब आगे देखिए सस्वर वाचन। अब हम आते हैं सस्वर वाचन पर। किसी भी लिखित विषय वस्तु का ध्वन्यात्मक उच्चारण करते हुए अर्थ ग्रहण करना, यही क्या है? सस्वर वाचन। अब सस्वर वाचन में देखिए नेत्र, वाणी और मस्तिष्क तीनों एक साथ काम करते हैं। नेत्र जो करता है वह करता है प्रत्यक्षीकरण का, वाणी उच्चारण का, और मस्तिष्क अर्थ ग्रहण का काम करता है। नेत्र प्रत्यक्षीकरण से मतलब है, अगर हम सस्वर वाचन कर रहे हैं तो मान लो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो। अब अगर वाणी की बात करें, अब अगर मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ और आप भी अभी वीडियो देखते हुए बोलते भी जा रहे हैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप नेत्रों के द्वारा तो देख रहे हैं, तो प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं। वाणी के द्वारा आप उच्चारण कर रहे हैं, और मस्तिष्क के द्वारा आप क्या कर रहे हो? अर्थ ग्रहण कर रहे हो। जो भी आपको समझाया जा रहा हो वो आप उसको समझ रहे हो। तो सस्वर वाचन में नेत्र, वाणी और मस्तिष्क तीनों का योगदान होता है, जिसमें नेत्र प्रत्यक्षीकरण, वाणी उच्चारण और मस्तिष्क अर्थ ग्रहण करता है। अब आप इसमें पहला देखिए आदर्श वाचन। आदर्श वाचन है, इसका उद्देश्य है प्रस्तुतिकरण। आदर्श वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तुतिकरण। आदर्श वाचन जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? अध्यापक द्वारा। ठीक है। जब जो सस्वर वाचन है यति, गति, हाव भाव और सुर लय के साथ किया जाए तो वह काय का? पद्य का आश्चर्य आदर्श वाचन कहलाता है। और जब अध्यापक द्वारा आरोह अवरोह, शुद्धता, स्पष्टता और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वाचन किया जाए तो गद्य का आदर्श वाचन कहलाता है। यह चीज आपको याद रखनी है। यति, गति, हाव भाव और सुर लय के साथ किया जाए तो पद्य का आदर्श वाचन रहेगा, और आरोह अवरोह, शुद्धता, स्पष्टता और विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर वाचन किया जाए तो गद्य का आदर्श वाचन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का जो उद्देश्य है वो है काठिन्य निवारण।
यह इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखना। कभी कभी ये सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुकरण वाचन का उद्देश्य क्या है? काठिन्य निवारण। या फिर इसको उल्टा पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा वाचन है जिसका उद्देश्य काठिन्य निवारण है, और उसमें आपको अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं जिसमें एक अनुकरण वाचन भी रहेगा। तो आपको अनुकरण वाचन पर सही का निशान लगा के अपना उत्तर देना है। अब अनुकरण वाचन दो प्रकार का होता है, जिसमें पहला व्यक्तिगत वाचन और दूसरा सामूहिक वाचन। अब व्यक्तिगत वाचन में हम देखते हैं, एक विद्यार्थी अध्यापक के सामने सस्वर क्या करता है? वाचन करता है। व्यक्तिगत वाचन में बालक की उच्चारण पठन संबंधित कमियों का पता लगाने और उनका निदान या उपचार करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। जब एक बालक, आप देखोगे, जब एक बालक एक शिक्षक के सामने सस्वर वाचन करेगा, तो अगर वह कोई त्रुटि का उच्चारण करेगा तो शिक्षक उसे हाथों हाथ बताएगा, बेटा ये गलत है। या वह पढ़ने में भी कोई त्रुटि करेगा तो उस त्रुटि को दूर कर शिक्षक उसको पढ़ने का सही तरीका बताएगा। तो यह बालक की उच्चारण और पठन संबंधी कमियों का पता लगाने और उनका निदान या उपचार करने की क्या है? सर्वश्रेष्ठ विधि है, व्यक्तिगत वाचन। अब सामूहिक या समवेत वाचन। सामूहिक या समवेत वाचन का जो मेन उद्देश्य वह है दोहरान। प्रयोग केवल इसका पद्य में किया जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सामूहिक या समवेत वाचन का जो प्रयोग जो है वह केवल पद्य में किया जाता है। वाचन कौशल के विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि। जो वाचन कौशल है उसके जो विकास की सर्वश्रेष्ठ विधि है वह है सामूहिक या समवेत वाचन। इसमें बालक के वाचन कौशल का विकास तो हो जाता है, लेकिन उच्चारण संबंधी अशुद्धि दूर नहीं हो पाती। अब इसमें बालक की उच्चारण संबंधी अशुद्धियाँ दूर क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि यह सामूहिक रूप से वाचन होगा, तो शिक्षक इसमें यह पता नहीं कर पाएगा कि किस बच्चे ने गलत या अशुद्ध उच्चारण किया है। इस वजह से उसकी उच्चारण संबंधित अशुद्धियाँ दूर नहीं हो पाती है। यदि कक्षा बड़ी हो, मान लो आप सामूहिक वाचन करवा रहे हो किसी क्लास में और उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, तो उसमें आप 8 या 10 बच्चों का समूह बनाकर सामूहिक वाचन करवा सकते हो। अब आते हैं हम मौन वाचन पर। मौन वाचन की विशेषता है कि इसका प्रयोग केवल गद्य शिक्षण में होता है। मौन वाचन में नेत्र और मस्तिष्क दोनों का प्रयोग होता है। नेत्र प्रत्यक्षीकरण करेगा और मस्तिष्क क्या करेगा? अर्थ ग्रहण करेगा। मौन वाचन का प्राथमिक स्तर पर प्रयोग कक्षा 3 से, तो मौन वाचन है उसका प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से प्रयोग होगा, और उच्च प्राथमिक स्तर या पर प्रयोग या शुरुआत कब होगी? कक्षा 6 से। अब मौन वाचन दो तरह का होता है। पहला है द्रुत या तीव्र वाचन। यह मौन वाचन की क्या है? सबसे सरल विधि। पढ़ने की गति सबसे अधिक, लगभग 10 गुना तक व्यक्ति की गति इसमें बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी मन मन में पाठ का वाचन करता है तो उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब आया अगला गहन वाचन। तो वाचन जो है गहन वाचन, इसमें इसे सबसे कठिन विधि पढ़ने की बताई गई है, और इसमें जो वाचन की गति होती है सबसे कम होती है। इसमें वाचन की गति इसलिए सबसे कम होती है क्योंकि जो छात्र है वह पढ़ते समय ही उनके अर्थों को समझना चाहता है, इसलिए इसमें वाचन की गति सबसे कम होती है।